स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 39 है। इस चैप्टर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसके बारे में हमने एक कंप्लीट डिस्कशन किया था। तो उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी या जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, वो उपार्जित प्रतिरक्षा या जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो इम्यून रिस्पॉन्सेस, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में है। तो आज हम बेसिकली पहले डिस्कस करेंगे इम्यून रिस्पॉन्सेस, प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं या प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के बारे में। तो एक डिस्कशन तो आज का रहेगा, वो रहेगा इम्यून रेस्पॉन्सेस के बारे में, और उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे ऑटो इम्यूनिटी यानी स्व प्रतिरक्षा, और उस ऑटो इम्यूनिटी के कारण होने वाली ऑटो इम्यून डिजीजेस, स्वतः प्रतिरक्षा रोगों के बारे में। तो बेसिकली आज का लेक्चर दो छोटी छोटी सी बातें हैं जो इम्यून सिस्टम से संबंधित हैं, उनके बारे में है। तो शुरू करते हैं पहले इम्यून रेस्पॉन्सेस के बारे में, प्रतिरक्षा अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के बारे में। ओके, होता क्या है, अच्छा ये टॉपिक जो आज डिस्कस कर रहे हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो उपार्जित प्रतिरक्षा है हमारे शरीर की, उससे संबंधित है। तो शुरू करें इम्यून रेस्पॉन्सेस, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के बारे में। होता क्या है कि कोई एंटीजन, जिसे हिंदी में हम प्रतिजन इस नाम से जानते हैं, तो जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय एग्जैक्टली होता क्या है कि जब कोई प्रतिजन या एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम और उसके जो कंपोनेंट हैं, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, और फिर ये इम्यून सिस्टम की सेल्स एक्टिव होकर उस एंटीजन को, उस प्रतिजन को न्यूट्रलाइज, उदासीन करने का काम या उसे नष्ट करने का काम करती हैं। इसी को हम इम्यून रिस्पॉन्स,
प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। तो आज हम केवल डिफरेंसेस देखेंगे कि एक को तो हमने नाम दिया है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं, और दूसरे को नाम दिया है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं। तो अभी एक डिस्कशन करते हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, और फिर डिस्कस करेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस क्या है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले डिस्कस करें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस की। तो मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट आपको देता हूं कि जब कोई एंटीजन या जो भी पैथोजन है, रोगजनक है, तो जब कोई एंटीजन पहली बार फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज, उदासीन कर देगा, उसे नष्ट कर देगा। तो बात यहां यह है इस स्टेटमेंट में कि जब किसी एंटीजन का पहली बार बॉडी में एक्सपोजर हुआ या कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम शरीर में एंटर करता है और तब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करता है, उसे नष्ट करता है, तो ऐसी इम्यून रिस्पॉन्सेस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस कहलाएगी। तो सीधी सी बात है, ये वो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं हैं जो शरीर में उस समय विकसित होती हैं या प्रदर्शित होती हैं जब किसी एंटीजन का शरीर में पहली बार प्रवेश होता है या फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है। एक चीज हो गई। नंबर 2, अब जो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, एंटीजन पहली बार आया तो इम्यून सिस्टम को उसे पहचानने में, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं ये स्लोली या एक लंबा समय इन रिस्पॉन्सेज को या इन प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित होने में लगता है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर ऑलवेज स्लो, ये बहुत धीमी प्रतिक्रियाएं हैं, इन्हें प्रकट होने में काफी समय लगता है। 2 चीजें हो गई। नंबर 3, अच्छा, इस इम्यून रिस्पॉन्स में उस दिन हमने डिस्कस किया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेमोरी, स्मृति का है। मेमोरी का एक इंपॉर्टेंट फीचर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा में उपस्थित होता है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ क्या उस समय
एंटीजन आया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उस एंटीजन को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, साथ में इम्यून सिस्टम ने एक मेमोरी सेल बना दी। हालांकि अभी इस रिस्पॉन्स में, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में, उस मेमोरी सेल ने कोई कंट्रीब्यूशन, कोई पार्टिसिपेशन, कोई योगदान नहीं दिया है। तो यहां पर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में मेमोरी सेल का कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान नहीं है। तो तीन बातें डिस्कस की। एक तो ये इम्यून रिस्पॉन्स जो प्राइमरी है वो एंटीजन के फर्स्ट एक्सपोजर, यानी पहली बार शरीर में प्रविष्ट होने पर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया है। नंबर 2, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस को प्रकट होने में समय लगता है, यानी ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया धीरे धीरे प्रदर्शित होती है, मतलब एक समय लगेगा इस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रदर्शित होने में। और तीसरी बात, मेमोरी सेल, स्मृति कोशिका का इन रिस्पॉन्सेज में कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान नहीं है। यहां तक ठीक? तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक चीज यहां और याद करें कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में जो एंटीबॉडीज एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनेगी, जिन्हें हम प्रतिरक्षी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन, सिंपली आईजी के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में जो डोज बनेगी, इनकी जो मात्रा बनेगी इम्यूनोग्लोब्यूलिन की या एंटीबॉडी की, प्रतिरक्षी अणुओं की, वो कम होगी। ज्यादा मात्रा में प्रतिरक्षी या आईजी इस रिस्पॉन्स के समय निर्मित नहीं होते। ओके, अब दूसरी मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं बात करूंगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस की, द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की। सिंपली डिस्कस करें कि वही एंटीजन दोबारा शरीर में एंटर हो जाए, तो सिंपली क्या कहें कि उसी एंटीजन का जब नेक्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ, इट इज सेकेंड अटैक, वही एंटीजन दूसरी बार बॉडी में एंटर हो गया और उस समय इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, उसे न्यूट्रलाइज या नष्ट करे, तो इस समय जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होगी उससे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस के नाम से जानते हैं। तो क्या अंतर आया यहां से यहां तक? ये फर्स्ट एक्सपोजर था एंटीजन का, ये उसी एंटीजन का नेक्स्ट एक्सपोजर है, सेकंड अटैक है। तो इस समय जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होगी, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगा, ये सब प्रतिक्रियाएं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। नंबर 2, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज है, कंपेरेटिवली अगर इससे मैं कंपेयर करूं तो हमने कहा था प्राइमरी तो स्लो है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज क्विक है, मतलब बहुत जल्दी, बहुत तेजी से इम्यून सिस्टम अपनी रिस्पॉन्स शो करेगा, अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो सिंपली ऐसा कहें, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस आर क्विक और फास्ट, बहुत तेजी से ये अपनी प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। हमने कहा था यहां पर मेमोरी सेल बन गई थी, लेकिन उसने इम्यून रिस्पॉन्सेज में अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन, योगदान नहीं दिया था। लेकिन यहां पर
इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस जो मेमोरी सेल यहां बनी थी प्राइमरी में, नाउ दे पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पॉन्सेस। अब वो मेमोरी सेल अपना काम करेगी और इस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देगी। एंड लास्ट, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में डोज, मात्रा जो है आईजी की, प्रतिरक्षी अणुओं की, एंटीबॉडी की, वो बढ़ जाती है। तो यहां कम थी, यहां सेकेंड टाइम पर उन आईजी का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये दो चीजें डिस्कस की, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो एक चीज यहां से क्लियर होती है हमारे सामने कि जो मेमोरी सेल्स हैं, स्मृति कोशिकाएं हैं, वो किस प्रकार अपना काम करती हैं। और वो हमने डिस्कस किया कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल। जो स्मृति कोशिकाएं हैं, इनकी उपस्थिति ही द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करवाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये चीज डिस्कस की हमने अभी इम्यून रिस्पॉन्सेस के बारे में, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, और मैंने 3-4 डिफरेंसेस आपको बताए। पहला तो हमने डिस्कस किया था एक्सपोजर। ये फर्स्ट टाइम है किसी भी एंटीजन का पहली बार अगर एक्सपोजर हो तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, अगर उसी सेम एंटीजन का नेक्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ तो उसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस कहेंगे। दूसरा हमने डिस्कस किया था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को एक्सप्रेस होने में, प्रदर्शित होने में समय लगेगा, तो ये एक्सप्रेस स्लोली होगी। लेकिन जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं, इन्हें एक्सप्रेस होने में, प्रदर्शित होने में बहुत कम समय लगता है, तो ये क्विकली एक्सप्रेस हो जाती है। यहां पर मेमोरी सेल बन तो गई है, लेकिन उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, दे कांट पार्टिसिपेट। ये पार्टिसिपेट करती है यहां पर मेमोरी सेल्स। यहां आईजी जो है वो कम मात्रा में, लो अमाउंट में बनेगी। यहां जो एंटीबॉडी या आईजी है वो हाई अमाउंट में बनती है। तो ये डिफरेंसेस आपको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में क्या है, इजीली समझ में आ गए होंगे। हालांकि आरबीएससी के अकॉर्डिंग इतना ही दिया हुआ है, बट इम्यून सिस्टम से संबंधित एक कंसेप्ट और है कि इम्यून सिस्टम के जब हम कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, स्पेशली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, तो वहां बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इन दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कशन है। तो किस तरह से दो प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होती है या एक्सप्रेस होती है। एक को हम ह्यूमोरल यानी तरल प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं, दूसरी को हम सेल मीडिएटेड कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो बड़ी क्लासेस में जब हम जाएंगे तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोग। ओके, अब जो अगला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा, वो इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक अब हम और लेंगे, और वो है ऑटो इम्यूनिटी क्या है। पहले तो उस पर डिस्कस करेंगे और फिर मेरा डिस्कशन रहेगा इस ऑटो इम्यूनिटी के कारण जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं वो क्या है, उन पे एक डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो पहले डिस्कस करें ऑटो इम्यूनिटी, हिंदी में इसे स्व
प्रतिरक्षा कहेंगे। अगर मैं इसको और इजी वे में कहूं तो ऑटो इम्यूनिटी का मीनिंग क्या रहेगा कि ऑटो इम्यूनिटी का मीनिंग रहेगा, ऑटो इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन, सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं और वो सुरक्षा किसके विरुद्ध है? वो सुरक्षा खुद के ही विरुद्ध है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप रिमाइंड करो, जब हमने ये चैप्टर 39 स्टार्ट किया था तो उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इम्यून सिस्टम कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो एक कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस की थी, सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपने और पराये की कंसेप्ट के बारे में। तो इम्यून सिस्टम करता क्या है? पहला काम वो ये करता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ इनमें विभेदन करता है। फिर नंबर 2, जो नॉन सेल्फ हैं उनके अगेंस्ट वो वर्क करता है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करता है ताकि शरीर पर किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। लेकिन यहां हम एक अलग ही बात कर रहे हैं, इट इज ऑटो इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ। क्या है इस स्थिति में कि इम्यून सिस्टम सेल्फ यानी स्वयं के विरुद्ध ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। मैं इसको और इजी वे में कहूं तो इसका मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानेगा और उसे नष्ट केवल किसको करना था? नॉन सेल्फ को। लेकिन इस केस में इम्यून सिस्टम के काम करने में कुछ अबनॉर्मलिटीज, असामान्यताएं आ गई, डिस्टरबेंस आ गए। जेनेटिकल कारणों से हो सकते हैं ये डिस्टरबेंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ये डिस्टरबेंस हो सकते हैं। तो उन डिस्टरबेंस के कारण इम्यून सिस्टम जो सेल्फ है, स्वयं के ही हैं, उनके खिलाफ वो काम करने लगता है और उन्हें नष्ट करने लग जाता है। इसको हम ऑटो इम्यूनिटी, स्वतः प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। अब जब इम्यून सिस्टम ने अपनी ही जो शरीर की जो सेल्फ एंटीजन थी, खुद की ही थी, उन्हीं प्रोटीन, उन्हीं के अगेंस्ट काम करना शुरू किया तो शरीर में कुछ असामान्यताएं उत्पन्न हुई जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज, स्वतः प्रतिरक्षा रोगों के नाम से जानते। क्या होता है इस केस में? तो मैंने अभी आपको 2 जानकारियां दी थी। एक तो है टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट, बी सेल। बी सेल एंटीबॉडी बनाती है, यानी बी सेल तरल प्रतिरक्षा की क्रिया में सम्मिलित होती है। जबकि जो टी सेल है, टी लिम्फोसाइट है, ये साइटोकाइंस या साइटोटॉक्सिन्स, साइटोकाइंस, साइटोटॉक्सिन्स ऐसे कुछ केमिकल्स बनाती है। तो टी सेल बेसिकली बी सेल के एक्टिवेशन में तो पार्टिसिपेट करेगी, मतलब तरल प्रतिरक्षा में भी काम करेगी, प्लस कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा में काम करेगी। तो ये 2 प्रकार की सेल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपना योगदान देती है। अब क्या होता है कि इन डिजीजेज में या ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये टी सेल और बी सेल, देखो जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगी शरीर में, ना तो तरल प्रतिरक्षा, देखो ये एक्टिवेट होगी तो तरल प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी, ये एक्टिवेट होगी तो कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी। तो दोनों प्रकार की प्रतिरक्षाओं के उत्पन्न होने के लिए इन सेल्स का एक्टिवेट होना जरूरी है। और कब एक्टिवेट होती है कि जब कोई नॉन सेल्फ, पराया
शरीर में प्रवेश करता है तो ये एक्टिवेट होती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हो गई। सेल्फ रिएक्टिव मतलब वो खुद के ही प्रोटीनों या खुद के ही जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके ही खिलाफ वो रिएक्टिव हो गई और इस प्रकार टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हो गई। तो इनको हमने कहा सेल्फ रिएक्टिव टी सेल बी सेल एक्टिवेशन हो गया। जनरली वो नॉन सेल्फ एक्टिवेशन होता है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल और बी सेल का एक्टिवेशन हो गया। और ऐसा होने से अब ये टी सेल और बी सेल क्या करेगी, अपने जो भी कंपोनेंट है वो बनाएगी और शरीर के ही टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन, उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, नष्ट करना शुरू कर देगी। इन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीजेस के नाम से जानते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का, जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वापस सुने एक बार, फर्स्ट जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है। दूसरी ऐसी ही एक डिजीज है मायस्थेनिया ग्रेविस, हाशीमोटो डिजीज। ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे। ये तीनों ऑटो इम्यून डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं। तो आज हमने इम्यून सिस्टम से संबंधित 2 बातें डिस्कस की, एक प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस के बारे में और एक ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है वैक्सीनेशन, टीकाकरण, और डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स, अलग अलग प्रकार के टीके हैं, उनके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।